Hello students, this is Praveen and you are watching my YouTube channel Physics a Step Ahead। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की, है ना। तो हम लोग इसमें उन्हीं सेलेक्टेड वेक्टर्स को देखेंगे जो हम लोग इनकाउंटर करते हैं +2 स्टैंडर्ड के फिजिक्स में, है ना। और हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जिस पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी थोड़ी सी बात की थी कि ऐसे वेक्टर्स हैं कुछ जिनके साथ उनका लाइन ऑफ एक्शन एसोसिएटेड होता है और कुछ ऐसे वेक्टर हैं जिनके साथ उनका लाइन ऑफ एक्शन एसोसिएटेड नहीं होता है। जिनके साथ उनका लाइन ऑफ एक्शन एसोसिएटेड होता है उसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड वेक्टर या टाइड वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर, और जिनके साथ उनका लाइन ऑफ एक्शन एसोसिएटेड नहीं होता है उनको हम लोग कहते हैं फ्री वेक्टर। वो बिल्कुल फ्री होते हैं अपने लाइन ऑफ एक्शन से, है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं फ्री वेक्टर से। फ्री वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं जिनके साथ उनका लाइन ऑफ एक्शन एसोसिएटेड नहीं है। है ना। और फिक्स्ड वेक्टर कैसे वेक्टर हैं? इनके साथ इनका लाइन ऑफ एक्शन एसोसिएटेड होता है। है ना। बहुत सारे नाम है, मैंने अभी लिया फिक्स्ड वेक्टर या टाइड वेक्टर या फिर हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं, है ना। अब देखो, यानी ये अपने लाइन से फ्री होता है ना, लेकिन फिक्स्ड वेक्टर अपने लाइन से फ्री नहीं होता है। तो इस फ्री वेक्टर को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैन बी ट्रांसलेटेड इन स्पेस, है ना। हम लोग एक जगह से दूसरे जगह से शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड वेक्टर को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, सो इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड। है ना। तो ये ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है स्पेस में, है ना। चलो हम लोग इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे ये हमारा एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर हमने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा है। यह फोर्स हम यहां लगा रहे हैं इस ब्लॉक पर। अब सपोज करो कि हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, इस ब्लॉक का मास है 1 किलोग्राम का, और तुमने पढ़ रखा है कि ऐसी स्थिति में इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। सो ये हो जाएगा 5/1, नहीं F = ms, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर यही फोर्स मैं थोड़ा नीचे लगाता या मैं थोड़ा और नीचे लगा देता तब भी एक्सेलरेशन यही आते, है ना? यानी फोर्स का लाइन हम यहां पर बदलते जा रहे हैं, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है वो बदलता नहीं जा रहा, एक्सेलरेशन सेम है, यानी ऑब्जर्वेशन डजंट चेंज। ऐसी स्थिति में इस फोर्स को हम क्या कहेंगे कि यह अपने लाइन ऑफ एक्शन के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो ये कैसा वेक्टर हो गया? ये हो गया फ्री वेक्टर। तो यहां पर जो फोर्स है ना वह फ्री वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। लेकिन अब सपोज करो कि यहां एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यहां पर मैंने एक रॉड रखा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और मैं इस एंड को, रॉड के इस एंड को फिक्स कर दिया, पतली सी रॉड बनाए, और मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं बिल्कुल, तो इसके कारण ये इस पर एक
धक्का लगेगा और ये देखते हो तेजी से घूमना शुरू करता है। यह जो घूमता है, जिस रेट से इसका घूमने का जो वेलोसिटी है वो बदलता है, उसे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। थोड़ा बहुत तुमने उसके बारे में पढ़ा होगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, यह एंगुलर एक्सेलरेशन दो बातों पर डिपेंड करेगा। यहां एक तो इस फोर्स का वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। दूसरा इस बात पर डिपेंड करेगा कि वह इस एक्सिस से कितनी दूरी पर लगता है। ये तुम थोड़ा सा इसको कोरिलेट कर सकते हो ना, कि तुमने देखा होगा कि जो डोर होते हैं ना, डोर पर हम लोग फोर्स लगा के उसको क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं, और ऐसा करने के लिए उस पर एक हैंडल लगा होता है। तुम हमेशा गौर करते होगे कि डोर पर जो हैंडल हो वो क्या होगा, ये मान लो ये डोर है ना, और ये एक्सिस है ना, तो ये डोर ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है, हैंडल हमेशा किनारे यहां लगा रहता है। ऐसा कभी देखे हो कि वो हैंडल इस एक्सिस के नजदीक लगा हुआ हो? कभी नहीं, हमेशा दूर होता है। तो ये उस डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। यानी अगर इस डिस्टेंस को तुम बदल दोगे, फोर्स के इस एक्सिस से ये डिस्टेंस को चेंज कर दोगे, फोर्स वही रखोगे लेकिन ये डिस्टेंस बदल दोगे, तो ये अल्फा चेंज हो जाएगा, यानी ऑब्जर्वेशन बदल जाएगा। यानी अगर मैं यहां लगा दूं फोर्स तो अल्फा रिड्यूस हो जाएगा, यानी और यहां लगा दे फोर्स तो अल्फा और घट जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि यहां पर इस प्रॉब्लम में फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, अगर मैं उसे पैरेलली शिफ्ट करते जा रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, यहां पर ऑब्जर्वेशन वही रह रहा है या चेंज कर रहा है? क्योंकि यहां तो वही ऑब्जर्वेशन रह गया था, इस केस में बिल्कुल चेंज नहीं किया, लेकिन इस केस में ऑब्जर्वेशन चेंज हो रहा हो। ऐसी स्थिति में यह फोर्स अपने लाइन ऑफ एक्शन के साथ एसोसिएटेड है, यहां हम इसे पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते, है ना। तो इस स्थिति में इस फोर्स को, अब देखो मजे की बात यह है कि यहां भी फोर्स ही है, यहां भी फोर्स ही था, लेकिन यहां पर यह फोर्स फिक्स्ड वेक्टर हो गया, जबकि यहां पर यह फोर्स फ्री वेक्टर है। मैंने जानबूझ करके सेम फिजिकल क्वांटिटी लिया, सेम वेक्टर लिया, वही फोर्स इस तरह के मोशन में फ्री वेक्टर की तरह ट्रीट करता है। यह मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। तो फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन में फ्री वेक्टर की तरह ट्रीट करता, हम उसके लाइन ऑफ एक्शन को शिफ्ट कर सकते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन में तब्दीली नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, गौर करो, यहां पर ये जो हमारा फोर्स है इस रोटेशनल मोशन में, इसको रोटेशनल मोशन कह रहे हैं हम लोग, इस रोटेशनल मोशन में इसका लाइन ऑफ एक्शन बदल जाने से इफेक्ट बदल गया, ऑब्जर्वेशन बदल गया, तो हम लोग कहेंगे कि हम इसे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं पैरेलली। तो फोर्स इन रोटेशनल मोशन बिहेव्स लाइक फिक्स्ड वेक्टर। ओके, अब आओ हम लोग इसमें और देखते हैं इक्वल वेक्टर। अब है किसे कहेंगे इक्वल वेक्टर? एज नेम सजेस्ट, नेम क्या सजेस्ट कर रहा है, इक्वलिटी होनी चाहिए। तो दो वेक्टर कब इक्वल कहलाएगा, तो उसके जब मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, है ना, और उसके डायरेक्शन भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, है ना। तो सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। तो ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर है। अभी गौर से सुनना कि जब तक कहा न जाए तब तक हम लोग स्टडी के दौरान सारे वेक्टर्स को फ्री वेक्टर मानते हैं, ठीक है। इसलिए उसमें नहीं उलझना है कि लाइन ऑफ एक्शन एसोसिएटेड है नहीं है, क्या है ना। तो सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन,
सेम मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया सेम नंबर और सेम यूनिट, यूनिट भी सेम हो, सेम नंबर भी हो और सेम डायरेक्शन भी हो, तभी दो वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। अब ध्यान दो, यहां पर यहां मैंने दो वेक्टर बनाया, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इस दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है। अब ध्यान देना, यहां जो इक्वलिटी का सिंबल मैंने लिया है वो बिल्कुल जनरल अलजेब्रा से उठा के रखा है, लेकिन मीनिंग चेंज कर गया। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे मॉडुलस का, ये मॉडुलस ऑपरेटर अलजेब्रा का ऑपरेटर है ना, और इसे हम लोग जो यहाँ यूज कर रहे हैं, है ना, वो वेक्टर में यूज कर रहे हैं, तो ऑपरेटर सेम रखा लेकिन मीनिंग नया हो गया, है ना। तो उसी तरह से यहां पर इसके क्या मीनिंग है, ये जनरल अलजेब्रा के इक्वलिटी से थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है। क्या कि यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी आर इक्वल एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। हम लोग जानते हैं डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो यहां पर मैग्नीट्यूड की भी इक्वलिटी आई और डायरेक्शन की भी इक्वलिटी आई, है ना। इस बात को ध्यान में रखना। फिर हम लोग देखते हैं नेगेटिव वेक्टर। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। क्या है इसमें कि मान लो कोई वेक्टर हमारे पास ए है, नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर का नेगेटिव, कैसे उस वेक्टर का नेगेटिव करेंगे, तो उसी वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट कर दो। ध्यान से सुनना, उसी वेक्टर को जब 180 डिग्री से रोटेट कर दिया तो वो अपने ही वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बन गया, है ना। अब अगर मान लो मैंने इस नेगेटिव वेक्टर को फिर रोटेट कर दिया तो क्या होगा, तब तो वही वेक्टर हो जाएगा जो ओरिजिनली था। लेकिन यह ऐसे काम करता है जैसे ये एक ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है, 180 डिग्री रोटेशन ऑपरेटर है। कैसे, तो ये अब जो वेक्टर हमें मिला क्या है, वो माइनस ऑफ ए है, तो माइनस ऑफ ए वेक्टर का माइनस हो जाएगा। 180 से रोटेट किया तो जिस वेक्टर को हमने रोटेट किया उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो माइनस ए वेक्टर को फिर रोटेट किया 180 से, तो माइनस ए वेक्टर का माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी वेक्टर ए। तो नेगेटिव वेक्टर समझ में आ गया होगा, आई होप। अब ऑपोजिट वेक्टर किसे कहते हैं, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या कि सेम मैग्नीट्यूड होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। सेम मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहां देखो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ना। ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन हमने क्या बनाया, ऑपोजिट बनाया। अब इस स्थिति में देखो कि अगर मैंने इस बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर यहां बना लिया होता 180 से रोटेट करके, तो बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर अगर तैयार कर लिया तो ये ए वेक्टर और बी का जो नेगेटिव वेक्टर है, इस दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। किसका किसका, ए और बी का नहीं, ए और माइनस बी का। ध्यान देना, ए और माइनस ए में किस बात का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, केवल डायरेक्शन अपोजिट है। तो बी का नेगेटिव वेक्टर जब बनाया तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो वो ए के डायरेक्शन के बराबर हो गया, और बी और माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो इक्वल था ही, तो बी का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल, तो माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड ए के इक्वल, और ए का डायरेक्शन और माइनस बी का डायरेक्शन इक्वल है, तो ए और माइनस बी क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। तो अगर ए और बी अपोजिट वेक्टर है तो ए और माइनस बी इक्वल वेक्टर हो जाएगा।
तो इसमें कैसे लिखेंगे, a इक्वल्स माइनस ऑफ b। यहां पर a और b कैसे वेक्टर हैं, ऑपोजिट वेक्टर हैं। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और a का डायरेक्शन b के डायरेक्शन के ऑपोजिट है ना। तो ये हो गया ऑपोजिट वेक्टर। अब आओ हम लोग देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर हम लोग किसे कहेंगे, तो नाम से ही क्लियर है, ऐसे वेक्टर्स जिनके लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल पैरेलल हो। ध्यान से सुनना, ऐसे वेक्टर्स जिनके लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो। जैसे यहां पर मैंने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया और इसमें मैंने एक वेक्टर बनाया a और एक वेक्टर बनाया मैंने b। फिर मैंने यहां पर एक वेक्टर बनाया p और एक वेक्टर बनाया q, है ना। अब a वेक्टर और b वेक्टर, इसके भी लाइन और इसके भी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है और p और q वेक्टर्स के भी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल है। लेकिन फिर भी इस दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या, a और b के डायरेक्शन सेम है जबकि p और q के डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इन वेक्टर को हम लोग लाइक वेक्टर्स कहते हैं, है ना। और इन वेक्टर्स को हम लोग अनलाइक वेक्टर्स कहते हैं। तो लाइक वेक्टर्स को हम लोग फिजिक्स में पैरेलल वेक्टर ही कहते हैं, जबकि अनलाइक वेक्टर के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं फिजिक्स में एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। यहां हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, ए पैरेलल बी और पी एंटी पैरेलल क्यू। तो पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, पैरेलल, है ना। ऐसे वेक्टर को हम लोग पैरेलल वेक्टर कहते हैं और ये दो तरह के हैं, लाइक पैरेलल वेक्टर्स एंड अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। जिसको हम लोग साधारणतया लाइक को हम लोग पैरेलल वेक्टर ही कहते हैं और अनलाइक वेक्टर को फिजिक्स में एंटी पैरेलल वेक्टर भी कह लेते हैं। अब देखो फिजिक्स में एक वेक्टर हम लोग अक्सर यूज करते हैं, जीरो वेक्टर। या नल वेक्टर। अभी मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा, इसके प्रॉपर्टीज हम लोग बाद में सीखेंगे जब एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह देख लेंगे तब। तो जीरो वेक्टर एक स्पेशली डिफाइंड वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर के जितने सारे प्रॉपर्टीज होंगे सब स्पेशली डिफाइंड होंगे। कहता है, नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो तो हम ए वेक्टर को क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। इतना लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ए वेक्टर जीरो वेक्टर होगा तभी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन इनडिटरमिनेट कर जाता है ना। क्यों कर जाता है इनडिटरमिनेट, बिकॉज ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, है ना। यानी ऐसा वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन का पता नहीं है, इनडिटरमिनेट कर गया है, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। अब आओ एक वेक्टर हमारे पास और है, यूनिट वेक्टर। इस पर हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था, है ना, पिछले लेक्चर में। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना।
और इसका काम क्या है, यह स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन को, किसी न किसी वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर लिखना हो तो हम लोग उस वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उस वेक्टर के मॉडुलस से, तो हमें क्या मिल जाता है, एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है ना। चलो, तो ये अपना यूनिट वेक्टर हो गया। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, यूनिट वेक्टर यूनिटलेस भी होता है और डायमेंशनलेस भी होता है ना। तो यूनिट वेक्टर यूनिटलेस भी होता है और डायमेंशनलेस भी होता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और नोमेनक्लेचर। जैसे एक है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स हैं, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ऐसे वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट, जिसके टेल कॉमन हो। सो वेक्टर्स हैविंग कॉमन टेल। सपोज करो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ए बी एंड सी। अब यहां देखो ए वेक्टर या बी वेक्टर या सी वेक्टर, तीनों के जो टेल हैं वो कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं। ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर, है ना। जो वेक्टर साथ साथ स्टार्ट हो रहा हो, साथ साथ इनिशिएट हो रहा हो, ऐसे वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो कोलिनियर वेक्टर्स। क्या मतलब, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में हो, है ना, नाम में ही क्लियर है। अब मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया और यहां पर मैं कुछ वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर सी। अब यहां देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर एक ही लाइन में, तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब वेक्टर्स इन सेम लाइन ऑफ एक्शन, है ना। एक वेक्टर है कोप्लेनर वेक्टर। अभी मैं इसके कंडीशंस पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि कब तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे, कब दो वेक्टर कोलिनियर होगा, है ना। ये सब हम लोग जब वेक्टर के सारे प्रॉपर्टीज जान लेंगे, है ना, सारे ऑपरेशंस कर लेंगे, तब इस सब को हम लोग डील कर सकते हैं, है ना, अभी नहीं। तो कोप्लेनर वेक्टर्स का क्या मतलब हो गया, वो सारे वेक्टर्स जो एक साथ एक ही प्लेन में हो, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। सो वेक्टर्स इन सेम प्लेन, वो सारे वेक्टर्स जो एक साथ एक ही प्लेन में लाई करता है, वो सारे वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। सपोज करो यहां पर मैंने एक प्लेन ये बनाया और दूसरा प्लेन ये बनाया, और मैं यहां 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन देने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो प्लेन है ये बोर्ड के प्लेन में है और ये जो प्लेन है ये इस पर परपेंडिकुलर है, और यहां पर मैंने वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ड्रॉ किया जो बोर्ड के प्लेन में है, और ये जो इसके परपेंडिकुलर प्लेन मैंने यहां ड्रॉ किया है ये, है ना, इसमें मैंने वेक्टर P, वेक्टर Q और वेक्टर R ड्रॉ किया। तो यहां पर ये ABC कोप्लेनर है, एक साथ, और यहां पर ये PQR क्या है, कोप्लेनर है ना। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो कि ARP कोप्लेनर होंगे, नहीं।
और एक नाम इसमें हम लोग और ऐड करेंगे और ये कहलाता है कंकरेंट वेक्टर्स। कंकरेंट वेक्टर का मतलब है ऐसे वेक्टर्स जिनके करंट सेम है। करंट सेम है मतलब जिनके लाइन ऑफ एक्शंस जो है वो कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं, है ना। यानी ऐसे वेक्टर्स जिनके लाइन ऑफ एक्शन intersect each other at a common point। अब सपोज करो यहां पर ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, और तुम देख रहे हो कि सबका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो यही है। अब इस लाइन में कोई वेक्टर है, मान लो यहां पर ये एक वेक्टर है, यहां पर ये एक वेक्टर है, यहां पर ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। अब गौर करो, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी, इस तीनों के ओरिजिन एक जगह पर नहीं है। जैसे कि कोइनिशियल वेक्टर्स में होता था कि तीनों के इनिशियल पॉइंट, तीनों के टेल कॉमन पॉइंट पर होते थे। इसके टेल कॉमन पॉइंट पर नहीं है, लेकिन इसके जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो कॉमन पॉइंट से ही गुजर रहा है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कंकरेंट वेक्टर कहते हैं। बात आई समझ में? तो ये सब कुछ नाम है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है +2 स्टैंडर्ड के फिजिक्स को डील करने की, है ना। लेकिन और भी बहुत सारे वेक्टर्स हैं, कुछ और हम लोग देखेंगे आगे, जैसे कि पोलर वेक्टर क्या है, एक्सियल वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, और भी कुछ कुछ नाम हम लोगों को जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तब हम लोग करेंगे। अभी स्टार्ट करने के लिए ये सफिशिएंट है ना। तो इतने नाम अगर हम लोग जान लेते हैं, इतने वेक्टर्स को हम लोग समझ लेते हैं, तो ये काफी है +2 स्टैंडर्ड के फिजिक्स को समझ लेने के, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग वेक्टर के ऑपरेशन की बात करेंगे, अलजेब्राइक ऑपरेशन की बात करेंगे, जैसे वेक्टर एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।